हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपीश पांडे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है लगभग आप सबके लिए जो यूजीसी नेट लेवल पर जेआरएफ में पीजीटी इकोनॉमिक्स डीएसएसबी केवीएस एनवीएस एकलव्य रेजिडेंट मॉडल स्कूल में ये क्वेश्चन लगभग आते रहते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ आप सबके लिए। तो दोस्तों, आप इनको देखते रहिए। जब आप देखेंगे तो कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। लाइक मत करना, कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब मत करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कमेंट लिख तो दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताना मुझे, क्योंकि कमेंट से मुझे ये पता चलता है कि आप देख रहे हैं। देखने का मतलब ये है कि मुझे पता चल रहा है कि बच्चों ने कितना देखा है। इससे मुझे कमी एक मेरी जो कमी रहेगी वो भी मुझे पता चलेगी। साथ में आपको जब आप देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपने सीखा क्या है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और मुझे पता रहेगा कि आप जिंदा हो। जिंदा का मतलब कि आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बजट एक यंत्र है राजकोषीय नीति का, मौद्रिक नीति का, आर्थिक नीति का या निर्यात नीति का। तो दोस्तों, ये बजट एक यंत्र है, वो किससे रिलेटेड है? हमारा राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी से। ठीक है, मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा कंट्रोल होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहे एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? ये फिलीपींस की राजधानी मलीना में है। और ये जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको आर्थिक मदद देती है, यानी आर्थिक विकास के लिए उनको कम रेट पर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लॉन्ग टर्म के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। कौन करवाता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? मलीना में। इसकी ये किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। ध्यान रखना इस चीज़ को। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी और संगठन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो दोस्तों, ये क्या होता है कि भारतीय स्टैटिक्स संस्थान ये दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आय का गठन करता है केंद्रीय स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका ये पहले क्या कहता था? वो योजना आयोग करता था इसका आकलन। ठीक है, यानी कि प्लानिंग कमीशन। अब ये करता है। भारत जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में क्या है? जन्म दर घटती है, मृत्यु दर घटती है। जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर घट जाता है, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जनसंख्या का बढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ना, और जो मृत्यु दर है बहुत कम होना। तो ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों? इसका डी होगा, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि जो बर्थ रेट है वो लगातार हमारी बढ़ती जा रही है और डेथ रेट है बहुत कम होती जा रही है। इसी को ही हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कह रहे वैश्विक मंदी पर किसने ग्लोबल क्राइसिस रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी पुस्तक लिखी है? तो सी रंगराजन ने लिखी है, मोटेक सिंह आलूवालिया, अमर्त्य सेन या वाई वी रेड्डी। तो दोस्तों, जो ग्लोबल क्राइसिस रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी की जो किताब है वो वैश्विक मुद्दे पर लिखी गई है। ये वाई वी रेड्डी ने लिखी थी। ठीक है, ये हमारे गवर्नर पहले से रह चुके हैं, भारतीय गवर्नर। कह रहा आय की विषमता को कम करने में किस प्रकार का कर सहायक होता है? यानी इनकम में जो विषमता है, विषमता मतलब जो अनइक्वालिटी है, उसको कम करने में किस प्रकार का टैक्स होता है? अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर या उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों क्या रखा है कि आय की विषमता को कम करने के लिए सरकार जो प्रोग्रेसिव टैक्स का यूज करती है। ठीक है, यह इनकम में जब वृद्धि के साथ साथ टैक्स में भी वृद्धि होती है, तो इसी को हम प्रगतिशील कर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत खर्च को यानी प्लानिंग एक्सपेंसिव को अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? सब्सिडी आता है, ब्याज भुगतान आता है, प्रतिरक्षा व्यय आता है, या अब स्थापना की विकास पर खर्च। तो इसमें दोस्तों
जो अनप्लानिंग करने के पार हम डेवलपिंग पे खर्च कर देते हैं, यानी बिना सडनली बिना प्लान के जहाँ खर्च कर देते हैं उसी को हम योजना सरकार के योजनागत खर्च के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कोई भूकंप आ गया, कोरोना कोरोना टाइम पीरियड आ गया, उस समय सडनली एक एक्सपेंस मतलब होता है, एक वो बिल पारित किया जाता है और उस पर वो सडनली खर्च किया जाता है। जैसे अभी केरल में बाढ़ आई थी तो पीएम के फंड से 500 करोड़ डोनेशन किया गया था। ठीक है, सडनली हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीयकरण का अस्त्र नहीं है, यानी ग्लोबलाइजेशन का एक मतलब पार्ट नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों, आयात शुल्क में कमी करना, आयात लाइसेंस को समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश करना, या विदेशी प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह की अनुमति। तो उसमें देख रखा है दोस्तों कि जो भूमंडलीयकरण या उदारीकरण, इसे बोलते हैं, उदारीकरण भी बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या है, सरकार द्वारा नियम एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण, यानी जो भी सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो प्रोसेस बनाया है, उसको एक सिंपल मेथड में करना, लाइसेंस प्रणाली को खत्म करने से था, और जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निवेश को बढ़ावा मिल सके। इसका मीनिंग ये था। तो इसमें ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों, थर्ड होगा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति हजार है, 939 है, 940 है, 942 है, 946 है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें उत्तर लगभग लगभग कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मतलब कहीं किसी बुक में 939 भी दे रखा है, किसी में 940 भी दे रखा है, इसीलिए कहीं कहीं 943 भी दे रखा है, ये भी बता रहा हूँ। तो इसका आप देख लेना और कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, हो सकता है ये 940 हो या 942 भी हो, या हो सकता है 943 भी हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ है। ग्रेशियम नियम, ग्रेशियम का जो नियम है वो संबंधित है मुद्रा पूर्ति से, मनी सप्लाई से, मनी एंड वैल्यू से, रियल और प्रोडक्शन से, या एम्प्लॉयमेंट से। तो दोस्तों ग्रेशियम एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह मुद्रा पूर्ति से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, मुद्रा पूर्ति से संबंधित है, मनी सप्लाई से रिलेटेड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या रखा है कि पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई है, यानी ये पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, प्रकाशित हुई है 1923 में, 1930 में, 1936 में, 1945 में। तो दोस्तों ये पुस्तक का जो नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये क्या बोलते हैं, प्रोफेसर जी.एम. कीन्स ने दिया था। ध्यान रखना, जी.एम. कीन्स ने दिया था और 1936 में दिया था। ये कब दिया था, क्योंकि जब मंदी का दौरान हमारा बहुत तेज़ी से चल रहा था। तो ये कब दिया था, 1936 में। ये प्रोफेसर किसने दिया था, कीन्स ने, कीन्स ने। ठीक है, ध्यान रखना चीज़ को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल्यवर्धक कर यानी वैल्यू एडिड टैक्स लगाया जाता है डायरेक्ट रूप से उपभोक्ता पर, उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पर, उत्पादन के पहले चरण पर, या उत्पादन के अंतिम चरण पर। तो दोस्तों जो वैट है यानी मूल्यवर्धक कर, ये उत्पादन के अंतिम चरण पर लगाया जाता है और सभी स्तरों पर ये लगाया जाता है। ठीक है, सभी स्तरों पर यानी स्टार्ट लास्ट वाले पे। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, सेकंड होगा, जो उत्पादन के अंतिम चरण के बीच सभी स्तरों पर लगाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो एग्जिम बैंक जो है आयात निर्यात का वित्तीयन है, आईडीबीआई औद्योगिक वित्त का हैगा, या आरबीआई बैंकों का बैंक है, ये सही है, एफसीआई वाणिज्य संस्थाओं की वित्तीय सहायता करता है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या रखा है जो सही नहीं है। तो पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार द्वारा देश में आर्थिक विकास के लिए कई स्टेप होते हैं जो फाइनेंशियल हमें क्या बोलते हैं, एक सुविधा स्थापित की गई है, स्थापित करते हैं। एक्सिम बैंक है वो आयात निर्यात का वित्तीयन को बढ़ावा देता है, और आईडीबीआई एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बढ़ावा देता है,
और आरबीआई हमारा बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंक है, भारत का बैंक भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट ईयर शायद इसका नाम आरबीबी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, साख से संबंधित जो भी बैंकों के साख से संबंधित डिसीजन लेता है आरबीआई अपने इंडिया में। एफसीआई जो है, जो क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये खाद्य से संबंधित होता है, ना कि वाणिज्य से संबंधित होता है। तो ऑप्शन मिल भी क्या होगा दोस्तों, 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चक्रीय योजना की अवधारणा का वकालत अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग किसने लिखा है या किसने दिया है? तो ए के सेन ने दिया है, ए के सेन, जे रॉबिन्स, जी मिडल, पीसी महालोनोविस ने दिया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जी मिडाल ने दिया है, क्योंकि ये चक्रीय योजना से अवधारणा जो वकालत दी है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग, ये किसने दिया है? गोनाल पैडल ने दिया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 11 निम्नलिखित में से कौन एक गुणक के मान में रिसाव करता है? रिसाव मतलब होता है लीकेज होना। जैसे क्या करना है, लीकेज। जैसे कि दोस्तों लीकेज का मतलब ये होता है, रिसाव का मतलब सपोज दैट अगर मान लो कोई आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो वो क्या होता है, भरण करना। भरण का मतलब होता है इंजेक्शन। और जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो प्रॉफिट के माध्यम से लगाते हो, तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट में आपके एक्सपेंस भी होते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट या आपका इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सब मिला करके जो आपका निकलता है वो नेट प्रॉफिट निकलता है, यानी देने के बाद। और उस नेट प्रॉफिट को जब आप पर्सनल यूज़ के लिए अपने पास निकालते हो तो उसी को हम रिसाव कहते हैं, यानी लीकेज कहते हैं। समझ पाए? तो उसका कारण क्या होगा हमें ये बताना है। तो कह रहा है बिक्री कर दर में कमी, आय कर में सामान्य कमी, उपभोग वस्तुओं के मूल्य में कमी, या आयात में वृद्धि। तो इसका ऑप्शन दोस्तों जो होगा, इसमें हमें देखना है कि जो गुणक का जो मान है, पहले आपको मैं बता रहा हूँ, जो मल्टीप्लायर का जो मान होता है के बराबर 1 में 1 माइनस MPC होता है, और एक होता है 1 में MPS होता है, ठीक है। तो उसमें ये जो फॉर्मूला है हमारा, तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, कह रहा है जो गुणक का जो सर्वप्रथम जो अर्थशास्त्री हैं RF कोहान ने दिया था, RF कोहान ने दिया था और यह विनियोग की वृद्धि को, यानी इन्वेस्टमेंट की को वृद्धि को बढ़ाता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये रिसाव जो दिया था, किसने दिया था? आयात में, यानी आयात में अगर वृद्धि होगी हमारी तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लायर में भी वृद्धि होगी। समझ पाए? तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक बेशक ना करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कर कमेंट में मुझे अपनी, अगर आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो वो मुझे जरूर बता देना, क्योंकि कमेंट जब आप करते हो तो उससे ये पता चलता है कि आप देख रहे हो, यानी कि आप जिंदा हो। नहीं तो जो कोई नहीं देखता या कमेंट ना कर रहे, बिना देख मतलब देख करके भी कमेंट ना करे, तो ये नहीं समझ में आता कि बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो दोस्तों बस इतना कहना चाहता हूँ, कमेंट जरूर लिखना और सब्सक्राइब कर शेयर जरूर कर देना जो अपने दोस्त हों आपके। थैंक यू।